नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की ठीक ठाक चल रही होगी। अभी हम लोगों ने जो टॉपिक्स स्टार्ट किए हैं ज्योग्राफी में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से, तो आप लोग उसको सीरियसली देखिएगा। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था वायुदाब और पवन संचार के बारे में, कैसे हवाएं चलती हैं, वायुदाब का क्या रोल है हवाओं के संचालन में। आज उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि वायुमंडल का त्रिविमीय संरचना क्या होती है, वायुमंडल का त्रिकोशिकीय परिसंचरण के बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कल कि 3 ऑर्बिट बनते हैं प्रत्येक गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी और गोलार्ध में हवाओं के 3 ऑर्बिट बनते हैं। और 3 ऑर्बिट बनने में आपने देखा 30 से 35 डिग्री अक्षांश, 60 से 65 डिग्री अक्षांश और 80 से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य में एक संक्रमित क्षेत्र पाए जाते हैं, या तो उच्च वायुदाब के या तो निम्न वायुदाब के। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला जो हिस्सा पड़ता है, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र देखा था आपने। देन इसके बाद 30 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य का जो हिस्सा देखा था आपने, वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र था। देन 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य में एक श्रृंखला मिलती है, ये आपकी उच्च वायुदाब की श्रृंखला न होकर के निम्न वायुदाब की श्रृंखला बनती है इससे। देन इसके बाद 80 से 90 की तरफ आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे उच्च वायुदाब की एक श्रृंखला आपको बनती हुई मिलती है। तो ये 3 श्रृंखलाएं थी। आज थोड़ा सा हम लोग उस पर रिवाइज करेंगे 2 मिनट, और देन इसके बाद में आज हम लोग त्रिविमीय संरचना के बारे में देखेंगे। ये जो 3 विमाएं बनती हैं, ये क्या इनका रोल है, ये क्यों बनती हैं, ये लास्ट चैप्टर से ही आपका रिलेटेड है। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोगों ने कल देखा था कि ये आपका लो प्रेशर जोन पड़ता है, 0 से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो हिस्सा आपका बनता है, ये हिस्सा आपका। देन इसके बाद आप देखते हैं कि 30 से 35 वाला जो हिस्सा आपका बनता है, ये आपका हाई प्रेशर जोन का हिस्सा बनता है, और फिर इसके बाद 60 से 65 का लो प्रेशर का, और 80 से 90 वाला फिर हाई प्रेशर का आपका हिस्सा बनता है। तो हवाओं के बारे में कल हमने बताया था आपको कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, क्योंकि प्रवणता होती है। प्रवणता का मतलब ये होता है, कल मैंने इसको भी आपको बताया था, प्रवणता में ये होता है कि ढाल बन जाता है। जैसे पानी का जो स्लोप होता है, अगर पानी बहता है तो हमेशा ढाल प्रवणता का ही, मतलब ढाल का ही अनुसरण करता है। हम कहीं आप स्लिप करते हैं तो ढाल का अनुसरण करते ही स्लिप करते हैं। कोई भी चीज़ अगर मूव करती है तो जब तक या तो उस पर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे, और बाकी अगर ढाल होगी तभी चीज़ें वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो पाएंगी। तो हवाओं के बारे में भी यही है। यहाँ पर क्या होता है कि जब उच्च वायुदाब होगा, जहाँ निम्न वायुदाब होगा, तो हवाएं क्या करती हैं, वायुमंडल में बैलेंस होने का कार्य करती हैं, बैलेंस करने का कार्य करती हैं। तो जहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, वहाँ पर हवाएं चली जाती हैं, वहीं पर वो प्रवणता आपकी बन जाती है। तो हम लोगों ने देखा था वायुदाब के संदर्भ में वायुदाब का क्या रोल है, क्योंकि हवाएं वायुदाब के कारण से ही चलती है। दूसरा कारण हम लोगों ने गति भी देखा था। ठीक है, तो पूरी जो हमारी ग्लोब है, और ग्लोब में जो हवाएं चलती हैं 2 कारकों के माध्यम से, कल हम लोगों ने इस पर विशद चर्चा की थी। जो बच्चे नए आज देख रहे हैं वीडियोज, वो पुराने वीडियो को देख लेंगे तो उनको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हवाएं क्या होती हैं, हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। अच्छा ये बताइए, जब कोई चीज कहीं से चलेगी तो रिक्ति कहीं बनेगी। जैसे आप समझिए, पूरा वायुमंडल जो है वो वहां पर तो हवाएं एक औसत स्थिति में बनी हुई है ना। हवाएं कहीं से आती तो है नहीं वायुमंडल में हमारे की आ गई और चली गई। हम वायुमंडल तो हमारा एक नियंत्रित क्षेत्र में है ना। वायुमंडल का जो हमारा एरिया है वो एक एस्टैब्लिश एरिया है, नियंत्रित क्षेत्र है। और उस नियंत्रित क्षेत्र में, जैसे सूर्य के बारे में, मतलब पृथ्वी के बारे में देखा था कि वो पृथ्वी पर सूर्यातप आता है और वो चला जाता है, यानी कि सूर्यातप जो हमारा है, यानी पृथ्वी हमारी है, सूर्यातप को न तो अवशोषित करती है
अब इसको सेंस आप समझ रहे हो, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो वीडियो देख लेंगे सूर्या तप पे। ना तो अवशोषित करती ना रिफ्लेक्ट करती, यानी अवशोषित रिफ्लेक्ट क्या नहीं करती, यानी सूर्या तप को वह अपने जो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है वो हमेशा बनाए रखती है। तो यानी कि सूर्य तप आता है और वो चला जाता है। 51% आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी के वायुमंडल में मिलता है धरातल को, और 51% को वो रिफ्लेक्ट कहाँ कर देती है। बाकी तो आप जो शेष उसके हिस्से बनते हैं वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से या तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं या तो ऊपरी हिस्से में रहते हैं। धरातल को सिर्फ 51% ही उष्मा मिलता, सूर्य तप मिलता था। तो उसको क्या करती थी, पृथ्वी के बारे में आपने देखा था कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है, और एक्सेप्ट करती है तो उसको रिफ्लेक्ट भी कर देती है, यानी कि 51% आता है और चला भी जाता है। सेम वही कंडीशन वायुमंडल के संदर्भ में भी है। वायुमंडल भी कहीं से हवाएं बनाता नहीं है, हमारे जो वायुमंडल में हवाएं हैं वो एज इट इज बनी रहती हैं, ठीक है, और उन्हीं हवाओं में से हवाएं एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होती रहती हैं। कैसे विस्थापित होती है, जब दाब प्रवणता बन जाती है। और दाब प्रवणता क्यों बनती है ये आप जान रहे हैं, क्योंकि जहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा वहां पर हवाएं गर्म होंगी, और निम्न वायुदाब बनने के लिए मोस्टली जो चीजें हैं आप देखेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं जहां पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है, ITCZ का क्षेत्र जहां बनता है, ठीक है, वो अंतः अभिसरण मेखला से हिंदी में कहते हैं। यानी कि सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ेगी वहां पर गर्मी खूब पड़ेगी, वहां पे गर्मी जब खूब पड़ेगी तो गर्मी होने से क्या हवाएं गर्म हो जाएंगी, गर्म होकर के ऊपर उठ जाएंगी, तो ऊपर उठेंगी तो वहां पे निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा, तो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो दूसरी जगह पर जहां हवाएं एक्सेस हैं वहां से हवाएं उसकी तरफ आएंगी और उसकी रिक्ति को भरेंगी। प्रकृति का एक नेचर एक सिस्टम है कि कहीं पर भी कोई रिक्ति होती है उसकी पूर्ति होती है, ठीक है, कहीं पर किसी चीज की रिक्ति होती है तो उसकी पूर्ति होती है। तो वायुमंडल में भी यही संरचना चलती है, स्थिति बनती है कि जहां हवा कम हो जाएगी वहां हवा चली जाएगी भरने के लिए, और जहां हवा भर जाएगी ज्यादा हो जाएगी वो एक्सेस होकर के ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की कुछ स्थितियां बनती हैं। यानी कि देखा जाए अगर हम देखें कि हाई प्रेशर से हमने कहा हमारे लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ये मैंने एरो बना रखे हैं इसमें, जिसको मैंने कल समझाया था आप लोग, इसको आज देखें आगे के क्रम में। हवाएं इधर से इधर को आती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवाएं आ रही हैं तो डेफिनेटली एक चीज होगी कि हाई प्रेशर से जहां हवाएं आएंगी तो यहाँ पर भी तो कोई रिक्ति बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज है यहाँ पर लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर में क्या होता है हवाएं ऊपर उठ जाती है। लो प्रेशर में क्या होता है हवाएं ऊपर उठ जाती हैं गर्म होकर के, तभी तो लो प्रेशर बनेगा। यानी प्रेशर हवाओं का दबाव कम हो गया, लो प्रेशर मीन्स हो गया हवाओं का दबाव का कम हो गया। तो हवाओं का दबाव कम होगा यानी कि कब हवा जब ऊपर उठ जाएगी, यानी कि यहाँ निचले हिस्से में धरातल के निचले हिस्से में हवाओं का दबाव कम हो जाएगा और ऊपरी हिस्से पे यानी हवाएं उठ जाएंगी। यानी ऊपरी वायुमंडल का जो हिस्सा होगा अगर वो हवाओं का मतलब एक तरह से कहिए कि सघनता पाई जाएगी वहां पर, यानी हवाएं ज्यादा हो जाएंगी, नीचे का हिस्सा कम होगा। और एक आप जानते हैं जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो उनका क्या आयतन विस्तार होता है, और जब हवाएं नीचे बैठती हैं तो उस पर क्या होता है दबाव खूब पड़ता है, यानी आयतन उसका घटता है। जब किसी का आयतन घटनेगा तो दबाव उसमें बनेगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर हवाएं क्या होंगी ऊपर उठ जाएंगी, तो ऊपर उठ जाएंगी लेकिन इसका ऊपरी वायुमंडल जो है लो प्रेशर वाले निचले हिस्से के ऊपरी हिस्से में अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर वायुदाब ज्यादा हो जाएगा, यानी वहां पे वायु ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऊपरी हिस्से में निचले हिस्से में लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर पे हवाएं क्या करेंगी हाई प्रेशर से यहाँ चली आएंगी। तो हाई प्रेशर से जब हवाएं चली आएंगी तो इसका मतलब है हाई प्रेशर की जो हवाएं आ रही तो हाई प्रेशर वाले हिस्से में भी तो हवाओं की कमी हो जाएगी, और यहाँ पर लो प्रेशर के ऊपरी हिस्से में क्या हो जाएगा हवा एक्सेस हो जाएंगी। तो ये होता क्या है, ये स्थिति हमेशा हर जगह बनेगी, हमेशा हर जगह बनेगी का क्या मतलब है अगर इसको थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ से हवा यहाँ को आई तो यानी कि यहाँ हाई ज्यादा हवा थी, यहाँ पर हवा कम थी तो इसकी पूर्ति हो गई, और ये हवा जो इक्वेटर के पास की हवा ऊपर गर्म होकर के उठी थी वो क्या करेगी ज्यादा रहेगी, तो वो हवा कहीं को जाएगी। जब ये हवा हाई प्रेशर की यहाँ को आती है तो ऊपरी वायुमंडल में दूसरी संरचना यानी सेम अपोजिट संरचना चलती है। यानी कि अगर आप देखिए कॉन्सेप्ट समझें आप इस चीज को कि जहां पर भी हाई प्रेशर है और जहां पर भी लो प्रेशर है तो ये वायुमंडल के निचले हिस्से की बात हो रही है, ना कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से की बात हो रही है। तो जो निचले हिस्से में क्या होता है कि वायुमंडल में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, लेकिन सेम उसी ऊंचाई पर वायुमंडल की उसी जगह पर सेम ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं तो विपरीत स्थितियां हमको मिलती है। वहां पर क्या होता है वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं,
समझ गए होंगे आप लोग। जैसे अगर हम निचले हिस्से में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा लेके चल रहे हैं तो इसके ऊपरी हिस्से में जाएंगे तो प्रेशर अपोजिट हवा की दिशा हो जाएगी, यानी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवा जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर क्या करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ नीचे की तरफ हवा जाएगी एनवायरमेंट के निचले हिस्से में, लेकिन ऊपरी हिस्से में अगर देखेंगे तो हवाओं की दिशा क्या होगी, सेम अपोजिट हो जाएगी, यानी कि वहां पर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवा आने लगेगी। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर क्या, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के निचले वायुमंडल के निचले हिस्से में हवा आ रही है, लेकिन ऊपरी हिस्से में अगर हम देखेंगे बच्चों तो क्या होगा कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जब हवा जाएगी, यानी कहने का मतलब हवा एक तरफ से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही है और ये ऊपर उठ रही है, ऊपर उठने के बाद फिर पुनः जाकर के बैठ रही है, यानी कि इस तरह की 3 कोशिकाओं का हवाओं के निर्माण हो जाता है। एक तो होता है 0 डिग्री से 5 डिग्री का जो डोल्ड्रम का हिस्सा पड़ता है और 30 से 35 का हिस्सा। तो आप जान लीजिए कि ये संक्रमित क्षेत्र है। 0 से 5 वाला जो क्षेत्र है वो संक्रमित क्षेत्र है, ठीक है। 30 से 35 वाला भी संक्रमण वाला क्षेत्र है, 60 से 65 वाला भी संक्रमण वाला क्षेत्र है और 80 से 90 वाला भी संक्रमण वाला क्षेत्र है। तो इसके मध्य में जो कोशिका बनेगी, जो एक स्थिति बनेगी, मतलब एक ऑर्बिट बन जाएगा। ऑर्बिट का मतलब है कि 3 मेखलाएं बनेंगी। जैसे देखिए ये वाली एक मेखला बन रही है, दूसरी ये मेखला बन रही है और तीसरी ये मेखला बन रही है। 3 मेखलाएं बन जाएंगी। यही 3 मेखलाएं जो होती हैं यही त्रिकोशीय परिसंचरण का निर्माण करती है। त्रिकोशीय परिसंचरण का निर्माण करती है। इन त्रिकोशीय परिसंचरण यानी कि इसे इंग्लिश में कहेंगे ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो आपकी संरचना बन रही है, यही संरचना इन 3 संरचनाओं के संदर्भ में आज हम लोगों को थोड़ा सा देखना है, ठीक है। इनके क्या नाम है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ फिगर बना रखे हैं आप लोगों को। इसी का ये ग्लोब का हमारा एक तरह से आप देखें तो ये चौथाई हिस्सा हमने काट दिया। ये जो ग्लोब का एक चौथाई हिस्सा बनेगा, ये देखिए आप क्या करेंगे कि आपका उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें तो 1, 2 और 3 कोशिका बनती है। सेम एक कंडीशन आपकी क्या होती है दक्षिणी गोलार्ध में भी जाएंगे तो 3 कंडीशन, यानी कि पृथ्वी कहीं पर भी एक हिस्से को हम लोग समझ लेंगे तो त्रिकोशीय परिसंचरण की संकल्पना को हम अच्छे से समझ लेंगे। उनके नाम क्या है और उनका कैसे क्या बिहेवियर है, बिहेवियर आए समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कैसे क्या है इसका। इसमें देखिएगा ये आपका बनता है जो नीचे का हिस्सा बनता है, ये आपका ये हिस्सा जो है इक्वेटर वाला हिस्सा है, 0 से 5 डिग्री वाला हिस्सा, ठीक है। 0 डिग्री से 5 डिग्री वाला हिस्सा, ये संक्रमण वाला हिस्सा आपका बनता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का मैंने बताया था, ये लो प्रेशर का हिस्सा बनता है, ये हाई प्रेशर का है, ये फिर आपका लो प्रेशर हो जाएगा और ये हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। हवाओं के बारे में मैंने बताया था आपको। तो होता क्या है कि वायुमंडल में जो गर्मी पड़ती है, मतलब यानी कि जो गर्मी होने के कारण से हवा जो उठती है, तो हवाओं का देखिए यहाँ पर एक संचरण बनाया गया है कि यहाँ से हवा यहाँ को आती है। तो ये वाला जो हिस्सा बन रहा है आपका वायुमंडल का, ये हवा का निचला हिस्सा है। दूसरा वाला जो आपका पार्ट, जैसे आप देखिए 3 ऑर्बिट हमने बना रखी है हवा, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक इंडिकेशन दे रहा है ये वायुमंडल का क्या हो रहा है, निचले हिस्से वाली संरचना है और फिर इसके बाद में ऊपरी संरचनाएं बन रही है आपकी। ये वाली जो हिस्सा ऊपरी संरचना है, यानी कि आप इसको इस रूप में समझने की कोशिश करें कि वायुमंडल के निचले हिस्से में आप ऐसे इसको क्षैतिज स्थिति में समझें कि हवा का वायुमंडल का निचला हिस्सा आ रहा है, फिर यहाँ से उठ रही है हवा, उठने के बाद फिर जा रही है, वहां पे जाएगी, ऐसे ऑर्बिट का निर्माण करेगी। यानी ये सेम ऑर्बिट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर से ऊपर उठेगी हवा वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से बेटा ये फिर जाएगी आपको उसी वाले हिस्से में, हाई प्रेशर वाले हिस्से में। समझ गए होंगे आप लोग, यही संरचना बनी है। तो ये जो आपका 30 से 35 से लेकर के 0 से 5 डिग्री वाला जो ये ऑर्बिट बनता है, यह आपका चूंकि गर्मी वाला हिस्सा पड़ता है, इस नाते इसे उष्णकटिबंधीय मेखला या श्रृंखला कहते हैं। इसका जो फेमस नाम है वो हैडली कोशिका के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हैडली कोशिका किसके किसके मध्य में आपको मिलेगी, तो ये उष्णकटिबंधीय जो मेखला है उस वाले हिस्से मिलेगी। या आपका ये 0 से 5 डिग्री उत्तर या दक्षिण से लेकर के 30 से 35 डिग्री
आपका उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो मेखला होती है वो हेडली कोशिका कहलाती है। इसी तरह से आपकी जो 30 से 35 डिग्री से लेकर के 60 से 65 डिग्री की मेखला होती है, इसे फेरल कोशिका कहते हैं, या इसे मध्य अक्षांशीय कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। इसे ध्रुवीय वातागर कोशिका के भी नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो लास्ट कोशिका होती है जो ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ती है, इसका नाम ध्रुवीय कोशिका होती है। तो इस तरह से 3 जो है मेखलाओं का निर्माण होता है, ठीक है, परिसंचरण जो करती हैं, यानी कि एक तरह से कहिए त्रिकोशीय परिसंरचना जो है, त्रिकोशीय परिसंचरण की जो स्थिति है वो यही आपकी स्थिति है। पहले वाली कोशिका को आपने बताया मैंने हेडली कोशिका, दूसरे को फेरल कोशिका और तीसरे को आपका ध्रुवीय कोशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा हम लोग अक्षांशों के संदर्भ में भी कुछ एक थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ कल हम लोगों ने देखा था कि आपको बताया था व्यापारिक हवाएं हम लोगों ने देखी थी। व्यापारिक हवाओं में क्या है, 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण से 0 डिग्री अक्षांश की तरफ चलने वाली हवाएं जो होती हैं वो व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। इसके बाद के जो हिस्से बनते हैं वो आपके 30 से 35 से उत्तरी, 30 से 35 उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों से लेकर के 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के मध्य जो हवाएं चलती हैं वो पछुआ हवाएं चलती हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका 60 से 65 से लेकर के 80 से 90 डिग्री के मध्य की जो हवाएं चलती हैं वो आपकी ध्रुवीय हवाओं के नाम से जाना जाता है। ध्रुवीय हवाएं चलती है हमारी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें से क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि उत्तरी गोलार्ध हमारा स्थल संपन्न गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध में स्थलों की संख्या कम है, यानी कि वहां पर सागरीय क्षेत्र अधिक है। तो सागरीय क्षेत्र अधिक होने की स्थिति में क्या होगा कि दाब प्रवणता में डिफरेंसेस कम आएंगे, दाब प्रवणता में डिफरेंसेस कम आएंगे। और दूसरी चीज आप देखेंगे कि अगर आप देखें तो हमने आपसे बताया था कि वायुदाब पेटियों के संदर्भ में कौन सी तापजन पेटी है और कौन सी गतिजन पेटी है। तो मैंने बताया था आपको कि 0 डिग्री के पास का जो रेखा है, यानी कि इक्वेटर के पास वाला जो अक्षांश है 0 से 5 डिग्री उत्तर और 0 से 5 डिग्री दक्षिण वाला हिस्सा है, यह तापजन पेटी है, ठीक है। और ध्रुवीय क्षेत्र में मैंने बताया था 80 से 90 उत्तरी और 80 से 90 दक्षिणी वाला, यह भी आपका तापजन है, वायुदाब पेटी है। लेकिन इसके अलावा मैंने बताया था 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी, 60 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिणी मैंने बताया था आपको, ये गतिजन पेटी है दोनों गोलार्धों में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, स्थल की अधिकता नहीं है, जल की अधिकता है। तो यहाँ पर चूंकि गतिजन पेटी है, यानी कि यहाँ पे ताप का कोई बहुत रोल नहीं होगा, यहाँ गति का ज्यादा रोल होगा। तो पृथ्वी स्वतंत्र रूप से पश्चिम से पूर्व दिशा में तेज गति से भ्रमण करती है, गतिशील होती है, घूर्णन गति करती है। उस गति में स्थिति में आप देखते हैं, उस गतिशीलता की स्थिति में आप लोग देखते हैं कि पृथ्वी ये यहाँ पर हवाएं निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के बहुत तेजी से गतिशील होती है। तो जब ये बहुत तेजी से गतिशील होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में कुछ ऐसी रेखाओं का मतलब निर्माण हो जाता है, मतलब कुछ ऐसी अक्षांशों पर इतनी तेज हवाओं का निर्माण होता है जिनका नामकरण अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामकरण किया गया है, ठीक है। अब उन नामकरणों के बारे में थोड़ी सी लोग चर्चा कर लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का एक चीज और भी यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश का जो हिस्सा होता है दक्षिणी गोलार्ध का, ये वाला हिस्सा जिसे दक्षिणी गोलार्ध का 30 से 35 डिग्री अक्षांश का जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा बेटा आपका अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश के लिए आप इसमें से ध्यान देंगे कि 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश और 60 डिग्री अक्षांश, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि ये क्या चीज है। तो मैंने आपको बताया कि दक्षिणी गोलार्ध जो है स्थलों का अभाव पाया जाता है, यहाँ पर हवाएं निर्बाध गति से चलने को उनको अवसर मिलता है, बीच में कोई अवरोध नहीं पड़ता है, तो बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। तो जब तेजी से हवाएं चलती हैं तो उसका एक विशेष माहौल बनेगा। देखिए पहले समय में क्या हुआ करता था, जैसे आज की डेट में एरोप्लेन्स हैं, हवाई माध्यमों से ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे कोविड का दौर इस समय चल रहा है, कोविड के दौर में आप देख रहे हैं कि जो विदेशों से भारत को जो सहायता मिल रही है वो प्लेन से सारे आइटम्स आ जा रहे हैं, जो भी वेंटिलेटर हैं, दवाएं हैं, तमाम सारी चीज़ें जो है हवाई मार्ग से माध्यम से आसानी से पहुंच जा रही, कुछ घंटों में ही विदेशी मदद भारत को मिल जा रही है। या भारत जब किसी की मदद करता था पिछले कोविड के दौर में, जब भारत अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में था, इतनी महामारी भारत में नहीं प्रचंड हो पाई थी, तो भारत जब मदद करता था तो भी मैक्सिमम चीज़ें जो है बाई एरोप्लेन पहुंचा दी जाती थी। लेकिन पहले का जो टाइम था वो
मैक्सिमम चीज़ें आज भी जैसे देखेंगे तो आज भी सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्ग से ही होता है, क्योंकि वो बहुत सस्ता पड़ता है और आसानी से चीज़ें वहाँ पे बड़ी संख्या में चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं। प्लेन वगैरह से उतनी बड़ी संख्या में चीज़ें नहीं पहुँचाई जा सकती हैं, ठीक है। तो पहले समय में क्या था कि मैक्सिमम जो व्यापार हुआ करते थे वो टोटली आपके समुद्री मार्ग से हुआ करते थे। तो समुद्री मार्ग से जो व्यापार होते थे तो उस समुद्री मार्गों का भी बड़ा रोल था, अक्षांशों का बहुत ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस थी। अब उत्तरी गोलार्ध चूंकि हमारा क्या है स्थल संपन्न था, तो वहाँ पर क्या होता था कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना मुश्किल हो जाता था। केवल आप अमेरिका अगर देखेंगे, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका से लेकर के आप अफ्रीका तक आप आसानी से जा सकते थे बाई जहाजी मार्ग से, और उसके बाद में आप यूरोप के हिस्से में जा सकते थे, ऊपरी हिस्से मतलब एक साइड के हिस्से में फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है, यहाँ तक जा सकते थे आप अमेरिका से जाना, अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर इंटरनल भागों में जाना हो तो फिर हमको क्या करना पड़ता था कि मतलब अपने उन स्रोतों का प्रयोग करना पड़ता जो सड़क मार्ग से चलते हैं, ठीक है। तो पहले समय में नौकाएं सबसे महत्वपूर्ण हुआ करती थी। कोई भी व्यापार हुआ करता था यूरोप से, अफ्रीका से, एशिया का जो व्यापार हुआ करता था वो क्या होता था नौकाओं के माध्यम से ही हुआ करता था। और सबसे ज़्यादा स्थलों की जो स्थिति थी उत्तरी गोलार्ध में थी, दक्षिणी गोलार्ध में, जलीय क्षेत्रों में ही नौका चलेगी, ना कि स्थलीय क्षेत्रों में। तो उस समय क्या होता था कि इन अक्षांशों के मध्य में, अब आप देखेंगे कि अगर किसी को व्यापारिक हवाओं के माध्यम में चलना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर किसी को यूरोप से अमेरिका जाना हो, ठीक है, या किसी को एशिया से या अफ्रीका से अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जाना हो, तो ये किस हिस्से में चले और कैसे इनकी नौका चले। क्योंकि देखिए पहले नौकाओं को चलने में स्टीमर्स नहीं हुआ, मोटर्स नहीं हुआ करते थे। पहले क्या हुआ करता था, वो अपने बाई हैंड से या हवाओं की दिशाओं के आधार पे ही चला करते थे। पहले आपने देखा होगा जो पुरानी टीवी सीरियल्स है या मूवीज है उसमें दिखाएंगे आप बड़े बड़े मोटे मोटे पर्दे लगे हुए होते हैं। उन पर्दों का क्या रोल होता है, वो पर्दों का रोल ये होता है कि हवाएं उन पर्दों के माध्यम से शिप को दबाव डालती हैं और शिप फिर उसके बाद में तेजी से चलती है। ढेर सारे पर्दे, मजबूत मजबूत पर्दे लगे रहते हैं और जिससे नौकाएं चलती हैं। तो इसमें होता क्या है, आपने देखा कि जो हिस्से 0 से 35 डिग्री के मध्य यानी 30 डिग्री, 0 से लेकर 30 डिग्री के हिस्से में अगर आप देखेंगे तो ये कौन सा हवाओं का क्षेत्र है, पूर्वा हवाओं का क्षेत्र है। यानी कि कोई भी मतलब हवाएं जो चलेंगी वो कहाँ से कहाँ को चलेंगी, पूर्वा की हवा चले, पूरब की तरफ हिस्से ही हवाएं चलेंगी, पश्चिम की तरफ चलेंगी हवाएं। समझ रहे हो क्या आप लोग। व्यापारिक हवाओं के संदर्भ में अगर आप देखें तो क्या होगा, ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इस ग्राफ की, ये होगा क्या, हवा इधर को चलेगी ना। अब यहाँ पर अगर आप देखें ग्लोब में तो ये क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, यही तो बनेगा ग्लोब में। तो हवाएं क्या चलेंगी, पूर्व हवाएं चलेंगी। यानी कि कोई प्लेस यहाँ है, महाद्वीप है, और उसको जाना है इस महाद्वीप में, है ना, इस वाले हिस्से में, तो आप क्या करेगा, इसी का अनुसरण करेगा, सीधा आसानी से चला जाएगा, उसको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ पछुआ वाले हिस्से में अगर जाना हो, यानी कि अगर मान लो पछुआ वाले हिस्से में हम जाते हैं तो वहां पर हवाएं क्या चलेंगी, पछुआ हिस्से, यानी कि इधर से हवा इधर को चलेगी। यही कंडीशन यहाँ पर भी होगी, पछुआ हवाओं की दिशा यानी लगभग करीब ऐसे बनेगी हवा की दिशा, ठीक है। तो मान लो हम यहाँ पर इस हिस्से में मान लेते हैं अमेरिका और यहाँ मान लेते हैं यूरोप। तो यूरोप में क्या होगा, यहाँ से यहाँ हवा जाएगी पछुआ हवा, तो वहाँ पे जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में आसानी से चला जाएगा वहाँ तक का हिस्सा, ठीक है। अब व्यापार करना है तो अमेरिका ने अपना शिप भरा और उसके बाद अपने माल को ले जा करके उसने क्या किया, यूरोप में छोड़ दिया, ठीक है। ये पछुआ हवाओं के क्षेत्र में। यही चीज आप दक्षिण की तरफ अगर आप दक्षिण गोलार्ध में चले जाएंगे तो दक्षिण गोलार्ध में भी सेम कंडीशन ये बनेगी, यानी कि दक्षिण अमेरिका या अमेरिका से कोई सामान एशिया में लाना है तो यहाँ चला आएगा। लेकिन अगर वही चीज यहाँ से अगर मान लो एशिया से कोई सामान लाना है यहाँ पे तो इस वाले हिस्से पड़ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये नौका यान के लिए मतलब ये जो पूर्वा और पछुआ वाले हवाओं के जो क्षेत्र हैं ये काफी रोल अदा करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की बिल्कुल कमी है, तो ये हवाएं बहुत प्रचंड वेग के साथ चलती हैं, तो इनका नामकरण कर दिया गया है कुछ। उस समय क्या होता था, मैक्सिमम व्यापार घोड़ों का हुआ करता था।
घोड़ों का व्यापार होने के कारण से लोग क्या करते थे कि या तो एशिया से यूरोप को या यूरोप से एशिया को लाया करते थे अपने व्यापार के लिए। मोस्टली क्या करते थे कि व्यापारी जो है भारत से भी वो सारे घोड़े लेकर के जाया करते थे यूरोप के हिस्से में, ठीक है। तो उन हिस्सों में क्या होता था कि जब व्यापारी अपने घोड़ों का व्यापार करता था और इन अक्षांशों के मध्य में पहुंचता था, यानी कि एक तरह से समझिए कि 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र और 60 से 65 वाला डिग्री वाला क्षेत्र पड़ता है बेटा, ये संक्रमित क्षेत्र होता है। यहाँ हवाएं चलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। पूर्वा हवाएं जो चलती हैं वो 30 से 35 डिग्री वाला संक्रमित क्षेत्र होता है, और 30 से 35 डिग्री वाला संक्रमित जो क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है, मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि हवाएं वहां पर बैठती हैं। कौन सी हवाएं? जो लो प्रेशर वाली यानी 0 डिग्री अक्षांश से उठी हुई हवाएं जो हैं वहां पर क्या होती हैं, बैठती हैं हवाएं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, प्रति चक्रवात की स्थिति मिलती है, यानी कि मौसम वहां बहुत साफ सुथरा सुहाना सा होता है, लेकिन वहां हवाओं की मूवमेंट नहीं होती। और मूवमेंट नहीं होगी तो कोई चीज़ कैसे होगा, यानी कि वहाँ पर हवाएं भी नहीं चलती हैं। मतलब हवाएं नहीं चलती हैं का मतलब यानी कि हवाएं नहीं चलेंगी तो यानी कि वहाँ पर क्या होगा कि समुद्री क्षेत्र में भी कोई भी नौका कैसे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, स्थिर रहेगी वो। तो वहाँ पर अगर उस पर वेट रहेगा तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा उसको चलने में, यानी कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा घट जाएगी, ठीक है। तो 30 से 35 डिग्री वाले अक्षांश में क्या हुआ, जब व्यापारी अपने सामान को लेके जाया करते थे तो उनका वेट चूंकि बाकी अक्षांशों में वो बेटा अगर मान लो 10 डिग्री अक्षांश से, मैं दक्षिणी हिस्से की बात कर रहा हूँ, दक्षिणी गोलार्ध 10 डिग्री अक्षांश से मान लो वो जा रहे हैं 40 डिग्री अक्षांश के मध्य उनको जाना है, ठीक है। कोई कंट्री यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 10 डिग्री अक्षांश, यहाँ वाला हिस्सा मान लिया जाता है 10 डिग्री अक्षांश, उनको जाना है इस वाले हिस्से में 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, 40 डिग्री अक्षांश का हिस्सा है। अब यहाँ से ये अपनी नौका लेकर के किसी तरह से इन्होंने मूवमेंट करी, ठीक है, अपनी नौका लेकर के ये इधर से आ गए, है ना। जैसे ही ये 30 से 35 वाले हिस्से में पहुंचे तो क्या हो गया, वहां पर मैंने बताया प्रति चक्रवात की स्थिति, हवाएं चलेंगी नहीं तो उनको क्या होगा, अब दिक्कत होने लगेगी। अब आप सोचेंगे कि इस वाले हिस्से में फिर कैसे नौका चलती है। नौका देखिए इस वाले हिस्से में क्या पर्दे, जो हवाओं के पर्दे होते हैं, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से हवा तो इधर को चल रही है तो फिर कैसे नौका चलेगी। हाँ चलेगी बेटा, उसमें क्या होता है, जो हवाओं के जो बड़े बड़े मोटे मोटे पर्दे लगे होते हैं वो हवाओं को कवर, जैसे मान लो हवा जा रही है इधर से, बड़े पर्दे से इधर कवर किया गया, छोटे पर्दों के माध्यम से हवाओं पर दबाव पड़ता है तो अपोजिट साइड में भी जा सकती है चीजें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे सिस्टम, उस पर टेक्निक बनाई जाती है कि जिससे कि वो चल सके। तो हवाएं यहाँ तक जाएंगी, लेकिन जब हवा चलेगी नहीं 30 से 35 डिग्री के मध्य में तो क्या हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगी, यानी कि वो बोट फिर लड़खड़ाने लगेगी वहां पर, क्योंकि हवाओं की दिशा बिल्कुल स्लो हो गई है, वहां पे मूवमेंट नहीं है। तो उसमें उस स्थिति में क्या करते थे व्यापारी, अपने सामानों को समुद्र में फेंके, या तो सामान तो फेंकना उनके लिए नुकसानदेह हो जाता था। तो होता था क्या था कि जो घोड़े उनके हुआ करते थे वो घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। फेंक देने का मतलब है कि उससे कनेक्ट किए रहते थे रस्सियों के माध्यम से, और वो समुद्र में घोड़े उसमें चले जाते थे तो उनको हल्का महसूस होता था, तो वो फिर उस अक्षांश को पार कर जाते थे, ठीक है, उस दूरी को पार कर जाते थे। फिर उसके बाद में जैसी स्थिति नॉर्मल होती थी फिर घोड़ों को रख लेते थे, या कभी कभी ऐसा हो गया तो जान बचाने के लिए घोड़ों को फेंक दिया, उमर गए घोड़े और वो फिर किसी तरह से बच के चले आए, ऐसी भी स्थितियां हुई हैं। तो इस कारण से इन अक्षांशों में चूंकि घोड़ों को फेंक दिया जाता था, इस तरह से 30 से 35 डिग्री चूंकि संक्रमित क्षेत्र है और 30 से 35 यानी क्रॉस करेंगे, इसी को ही 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ही अश्वक्षांश के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी एग्जाम में पूछा भी है। तो इसमें 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश का हिस्सा पड़ता है, 30 से 35 क्या मतलब 35 आप समझिए, वो वाला जो हिस्सा बनता है वो आपका अश्वक्षांश के नाम से जाना था। वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आपका इधर के जो सारे हिस्से बनेंगे वो 30 से 35 के बाद वाले हिस्से या 30 से 35 वाले हिस्से यही अश्वक्षांश कहलाते हैं। अगर कहीं पूछे कोई आपसे कि अश्वक्षांश क्या है तो 30 से 35 डिग्री वाला जो हिस्सा है वो अश्वक्षांश के नाम से जाना जाता है, बिकॉज वहां पे घोड़ों को नौका से उतार दिया जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं। इसके बाद के जो हिस्से मिलते हैं बेटा वो पछुआ हवाओं के प्रवाह वाले क्षेत्र पड़ जाते हैं। पछुआ हवाओं में कोई अवरोध नहीं मिलता, कोई स्थलीय संरचना नहीं मिलती, कोई पर्वतीय हिस्सा नहीं मिलता जैसे हवाओं में अवरोध हो, और वो गति खूब तेज से पश्चिम से पूरब की तरफ जो पृथ्वी गति करती है तो वो भी खूब तेजी से, मतलब जो है सरफेस का पानी भी खूब तेजी से गति करता है। और एक बात ये भी जान लीजिए कि जो भी आप लोगों ने, मैंने जलधाराएं पढ़ाई तो जलधाराओं में देखा होगा कि अटलांटिक प्रवाह, और या आपने देखा कि जो भी प्रवाह है ड्रिफ्ट, ठीक है, जितने भी ड्रिफ्ट के बारे में, जैसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है, फिर आपने देखा प्रशांत महासागरीय प्रवाह, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह या हिंद महासागरीय प्रवाह, आपने देखा ये जो प्रवाह आप लोग देख रहे हैं ना, ये पछुआ प्रवाह, पछुआ पौनों वाले के क्षेत्र हैं, यानी कि ये 30 से 35 वाले हिस्से ही हैं हर जगह पे। 30 से 35 यानी लगभग करीब आप मान लीजिए कि 40 डिग्री से आप लगेंगे 40 से 60 डिग्री के मध्य वाला हिस्सा,
40 से 60 डिग्री मध्य वाला हिस्सा, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, यहाँ पर बेटा जो हिस्सा होता है यह पछुआ हवाओं का क्षेत्र होता है। ठीक है, यही पछुआ हवाओं के क्षेत्र ही महासागरीय जलधाराओं के चलने का में रोल अदा करते हैं। जितनी भी ड्रिफ्ट है, जितने भी प्रवाह हैं, वो सब पछुआ पवनों के प्रवाह के कारण से होते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। इसको जलधाराओं के चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये जलधाराएं जो हैं वो जलधाराओं के चलने में भी हवाओं का भी रोल होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए क्या है, अब आप सोचेंगे कि पछुआ पवनें तो दोनों गोलार्धों में चलती हैं। 30 से 35 जो है 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य में उत्तरी गोलार्ध और 35 से लेकर के 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दोनों हिस्से पछुआ हवाएं चलती हैं। लेकिन ज्यादा प्रभावशाली पछुआ हवाएं आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में हो रही हैं। तो यानी कि जो जलधाराओं के प्रवाह में भी अगर आप इस वाला टॉपिक को देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सी ड्रिफ्ट, अगर पूछे कौन सी ड्रिफ्ट ज्यादा प्रभावशाली होगी, तो डेफिनेटली आप उसको बोलेंगे कि दक्षिणी ड्रिफ्ट जो होगी, ठीक है, वो ज्यादा शक्तिशाली होगी अपेक्षाकृत पूर्वी की, उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध वाली जो ड्रिफ्ट होगी, यानी पछुआ पवन वाला हिस्सा होगा, वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो दक्षिणी हिस्से में हमारी जो निर्वात गति से चलती है, इस नाते यहाँ पर 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री अक्षांशों को कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। जैसे अब आप देखेंगे 40 डिग्री अक्षांश को गरजता चालिसा, ठीक है, या इसी को ही वीर पछुआ के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है, गरजता चालिसा या वीर पछुआ के नाम से 40 डिग्री अक्षांश को जाना जाता है। वहीं 50 डिग्री अक्षांश को प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है, और 60 डिग्री अक्षांश का जो है वो चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। ये सब व्यापारिक जो बंधु थे, व्यापारी बंधु थे, जो नौकाओं से व्यापार करते थे, व्यापारियों द्वारा सारे नामकरण किए गए। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट था आपको पवनों के प्रवाह के संदर्भ में। अब हम लोग पवनों के आगे के क्रम में चलेंगे कि पवनें कितने प्रकार की होती, धरातल पे कुल कितनी प्रकार की पवनें वगैरह होती हैं, जो कि हम लोग अगले टॉपिक पे अगले वीडियोस में देखेंगे। और आप लोगों को एक छोटा सा मेरा संदेश है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सीरियसली उसको पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाएंगे तभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अन्यथा की स्थिति में आप अपने समय को व्यर्थ कर जाएंगे, और ऐसे पढ़ते पढ़ते आपका समय बीत जाएगा, और आप बहुत जिस ड्रीम के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस ड्रीम को पाने में आपको थोड़ी सुविधा होगी। तो इस नाते आप लोग कृपया खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए, और तमाम सीक्वेंस में आपको वीडियोस, जैसे लॉकडाउन थोड़ा सा कम होगा, अभी हम लोगों के पास संसाधनों के थोड़ा अभाव बन रहे हैं, फिर आप लोगों को सिस्टमेटिक वे से रेगुलर रूटीन में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, अभी भी मिल रहे हैं, उसको सीरियसली आप लोग पढ़िए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने, या कुछ आपको सजेशंस देने हो, कुछ बातें कहनी हो, कुछ और जानना हो, कुछ और पढ़ना हो, तो आप अपने बात को हमारे टाइप बॉक्स में आप कर सकते हैं, उसको अपनी बात को बताइए। और अगर आपको वीडियो लग रहा हो अच्छा तो अपने दोस्तों को भी उसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।